केरला के पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है जो कि वहाँ के लोकल्स लोगों ने किया होता है। वो पुलिस वालों को बताते हैं कि साहब यहाँ पर काफी दिनों से एक ब्लू कलर का ड्रम पड़ा हुआ है जिसमें से बदबू आ रही है। जब ये सब सुनते हैं पुलिस वाले की काफी दिनों से बदबू आ रही है ड्रम से, तो वो शॉक हो जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद पुलिस वाले कुंबलम लेक आते हैं और उस ड्रम की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं। इन्वेस्टिगेशन करते टाइम उन्हें कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे कि हर कोई हैरान होकर रह गया था। सो हे गाइस, आज के इस वाली वीडियो में हम इसी केस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। की शुरुआत होती है 8 जनवरी 2018 से। केरला के पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है और जिन्होंने कॉल किया था वहाँ के लोकल्स ने वो पुलिस वालों को बताते हैं कि यहाँ पर कुंबलम लेक में केरला के काफी दिनों से एक नीले कलर का ड्रम पड़ा हुआ है जिसमें से काफी ज्यादा गंदी बदबू आ रही है। और फिर जब पुलिस वाले थोड़ी देर बाद केरला के कुंबलम लेक में पहुँचते हैं और उन लोकल से बातचीत करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये ड्रम साहब काफी दिन से यहाँ पर पड़ा है। हमारी नजर तो जाती थी लेकिन हम इसमें कभी भी चेक कर नहीं देखते थे, लेकिन जब बदबू आना शुरू हुआ तब हमने आपको कॉल किया, ऐसा वहाँ के फिशर्समैन कहते हैं पुलिस वालों से। और फिर पुलिस वाले भी सामने से कहते हैं कि यहाँ पर आप कितने दिन से काम कर रहे हो, तो वो बताते हैं कि हम यहाँ पर साल भर से काम कर रहे हैं लेकिन आज तक हमें ऐसा कोई भी ड्रम नहीं दिखा। और वहाँ के लोकल्स एक चीज और बताते हैं कि ये ड्रम पहले बीच में पड़ा हुआ था लेकिन अब खिसकते खिसकते ये किनारे में आ गया है। और जब ड्रम की हालत देखते हैं तो उसमें काफी ज्यादा मिट्टी लगी हुई थी। और जब पुलिस वाले उस ड्रम को खोलने की कोशिश करते हैं तो वो ड्रम खुलता भी नहीं है क्योंकि वो काफी दिन से पड़ा हुआ था और वहाँ पर मिट्टी लगी हुई थी तो वो जम गया था। और फिर थोड़ी देर बाद पुलिस वाले वहाँ पर कुछ ऐसा टूल लाते हैं जिसकी मदद से तोड़ा जा सके ड्रम को या फिर उसको काटा जा सके। फिर उसके बाद उस ड्रम को काटा जाता है जिसके बाद जो चीज दिखती है वो काफी ज्यादा ही शॉकिंग थी। और ड्रम के अंदर जो निकलता है वो एक कॉन्क्रीट था जो कि ड्रम की शेप में जमा हुआ था। और फिर उसके बाद जब उसमें हथौड़ा मारा जाता है, पुलिस वाले उसमें मारते हैं तो उसके अंदर काफी सारी चीजें मिलती हैं, जैसे कि एक ह्यूमन स्कल मिलता है और एक साड़ी का टुकड़ा मिलता है और 3 500 के नोट मिलते हैं और एक 50 सेंटीमीटर एक बाल का टुकड़ा मिलता है। अब ये केस धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था, इसीलिए इस केस की इन्वेस्टिगेशन और इसकी जिम्मेदारी सीबी टॉम को दी जाती है। सीबी टॉम एक नॉर्मल पुलिस वाले नहीं थे, उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी सारे केस सॉल्व करे थे। और फिर जब सीबी टॉम आते हैं इस केस को सॉल्व करने तो उनकी पहली जिम्मेदारी थी ये पता लगाना कि ये स्कल जो मिला है वो मेल है या फिर फीमेल है। वो ऐसा करते हुए हैं इसका पता लगाने की कोशिश करते हैं। और फिर पुलिस वाले इन हड्डियों को एक एरोक्लम केरला के हॉस्पिटल में भेज देते हैं ये पता लगाने के लिए कि ये हड्डियां जो मिली हैं इन्हें वो मेल है या फिर फीमेल है। और भी काफ़ी सारी हड्डियां इन्हें मिली थी, वो भी सारे एक अरेंज ऑर्डर में भेज देते हैं। लेकिन डॉक्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था कुछ भी बताना कि ये मेल है या फिर फीमेल है, क्योंकि आधा से ज़्यादा हड्डियां डिकम्पोज हो गई थी और जो बची कुछ हड्डियां थी वो कॉन्क्रीट के अंदर थी। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स के लिए मुश्किल हो रहा था ये बताना कि ये बॉडी मेल है या फिर फीमेल है। और फिर डॉक्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी जिससे कि ये पता चल गया था कि ये बॉडी एक ऐसे बंदे की है जो 15 से 20 साल का है या फिर उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा छोटी है। लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स को प्रॉब्लम आ रही थी ये पता लगाने में कि ये बॉडी जो है मेल है या फिर फीमेल है और इसकी एज कितनी है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने के बाद डॉक्टर्स ये पता लगा लेते हैं कि इस बंदे की एज क्या है और ये मेल बॉडी है या फिर फीमेल। उसके रिबकेज पे वो अच्छे से रिसर्च करते हैं उस बॉडी के स्केलेटन पे और उन्हें ये पता चलता है कि ये बॉडी जो है वो एक फीमेल बॉडी है। और अब डॉक्टर्स को ये भी पता चल चुका था कि जब इसकी बॉडी को मारा गया होगा या फिर ये मरी होगी तो इसकी जो एज थी वो लगभग 15 से 20 साल की थी और ये बॉडी जो थी वो एक टीनेज फीमेल बॉडी थी। और पुलिस वाले उन एविडेंस को ध्यान से देखती है जो उन्हें मिले थे, स्पेशली वो नोट्स को एग्जामिन करती है क्योंकि वो नोट से ये पता लगा सकती थी कि इस मर्डर का टाइम पीरियड क्या रहा होगा। लेकिन अभी जितने भी सबूत मिले थे पुलिस वालों को वो काफी नहीं थे ये पता लगाने के लिए कि ये मर्डर किसने किया है। लेकिन 11 जनवरी डॉक्टर उमेश आते हैं जो मेन डॉक्टर थे फॉरेंसिक के, वो बताते हैं पुलिस वालों को। डॉक्टर उमेश बताते हैं सीबी टॉम को कि इन्हें लेफ्ट एंकल में एक स्क्रू मिला है। शायद उन्हें मालूम नहीं था डॉक्टर उमेश को कि ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन कितना ज्यादा काम आ सकती है सीबी टॉम के। लेकिन जो डॉक्टर उमेश थे वो हर एक छोटी सी छोटी चीज वो सीबी टॉम को बताते
बताते थे जिससे कि ये केस थोड़ा आसान होता जाए। और जो डॉक्टर उमेश थे जिन्होंने ये बताया था कि उन्हें एक स्क्रू मिला है और वो ये भी बताते हैं कि उसमें एक कोड लिखा है, लेकिन सीबी टॉम के लिए ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था जानना कि वो कोड क्या लिखा है, लेकिन वो जान नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके लैब में डॉक्टर उमेश की कुछ हाई टेक्नोलॉजी का ऐसा कुछ था नहीं जिससे कि वो नंबर वो दिख सके। वो काफी ज्यादा छोटे अक्षरों में वो नंबर लिखा था, लेकिन सीबी टॉम को वो नंबर तो जानना था, इसीलिए वो एक हाई रेजोल्यूशन का कैमरा मंगाते हैं जिससे कि वो देख पाते हैं कि वो नंबर क्या लिखा हुआ है। और वो बैच नंबर जो लिखा हुआ था वो था 11.900। और सीबी टॉम ध्यान से उस स्क्रू को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस मैन्युफैक्चर कंपनी का नाम भी उस स्क्रू पे लिखा हुआ है जो कि था पिटकर। पिटकर एक पुणे बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जो कि काफी बड़ी कंपनी थी जो कि मैन्युफैक्चर करती थी जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं। जो पिटकर इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी उसके लिए ये पता पाना काफी ज्यादा मुश्किल था कि ये हमने किस बंदे को दिया ये स्क्रू और क्या इसकी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि वो जो थी पिटकर कंपनी वो पूरे ऑल इंडिया में वर्क करती थी। लेकिन जब पुलिस वालों ने उस बैच नंबर को ट्रैक किया तो उन्हें पता चला ये जो स्क्रू था वो 2016 में बना था और ये सिर्फ स्क्रू 161 ही बने थे, जिसमें से 155 स्क्रूज महाराष्ट्र और गुजरात में बेचे गए थे और जो बचे हुए 6 स्क्रूज थे वो केरला में बेचे गए थे। अब ये इम्पोर्टेंट काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो चुकी थी सीबी टॉम के लिए क्योंकि जो 6 स्क्रू थे वो केरला में बेचे गए थे और ये केस जो हुआ था वो केरला ही में हुआ था। तो अब जो सीबी टॉम थे वो इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर देते हैं केरला में, तो उन्हें पता चलता है जो मेन डीलर हैं जो केरला में ये पिटकर कंपनी के स्क्रूज को डील करते हैं उनका नाम था स्क्वेल सर्जिकल। और ये सिर्फ एक ही डीलर था जो इस कंपनी के पिटकर कंपनी के स्क्रूज को डील करता था। और तो और ये जो कंपनी थी वो इधरी पर केरला में स्थित थी। तो अब पुलिस वाले जाते हैं उस कंपनी में और जितने भी 2016 में स्क्रूज बेचे गए थे, जितना भी इंफॉर्मेशन डाटा वगैरह होता है वो सारा कलेक्ट कर लेते हैं पुलिस वाले। और फिर पुलिस वालों को ये पता चलता है जो 6 स्क्रूज केरला में बेचे गए थे उनकी इंफॉर्मेशन भी पुलिस वालों को मिलती है। जो भी पेशेंट्स को स्क्रूज लगाए गए थे 6 के 6 उनकी डिटेल्स वो पुलिस वाले निकाल लेते हैं। और फिर पुलिस वालों को पता चलता है 3 जो स्क्रूज थे वो मेल के थे और 3 जो थे वो फीमेल के थे। अब पुलिस वालों ने पहले ही पता लगा लिया था कि ये स्क्रूज जो हैं वो फीमेल के हैं, इसीलिए वो 3 के पीछे भागते हैं, मतलब कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं 3 स्क्रूज की जो फीमेल को उनको मिली थी। और कोइंसिडेंटली उन तीनों का ऑपरेशन जो था वो कोची के विजय कुमार हॉस्पिटल में हुआ था और उनके नाम थे सोनी जो कि 43 इयर्स की थी और दूसरा जो नाम था वो था सूर्य जो कि 28 साल की थी और तीसरा जो नाम था शकुंतला। अब जो 2 नाम मैंने पहले बताए उन दोनों के नाम तो मिल गए थे, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिल गए थे, लेकिन जो तीसरा नाम था शकुंतला अभी उनका कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल या कोई भी इंफॉर्मेशन पुलिस के पास नहीं थी शकुंतला का। ना ही उनका फ़ोन लग रहा था, ना ही पता चल रहा था कि वो कहाँ रहती हैं। लेकिन फिर पुलिस वाले ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करते हैं जिससे कि शकुंतला के बारे में उन्हें ये पता चलता है कि जो भी एड्रेस उन्होंने हॉस्पिटल में लिखवाया था वो एकदम गलत था और जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने हॉस्पिटल में दी थी वो एकदम गलत थी। लेकिन एक चीज़ थी जो बिल्कुल सही थी, जो पुलिस वालों को वो एविडेंस मिले थे डेड बॉडी से वो मैच कर रहे थे शकुंतला के एविडेंस से। जो स्क्रू लगाया गया था उस बॉडी में, जो भी स्क्रू लगाया गया था वो शकुंतला से मैच कर रहे थे। तो सीबी टॉम का डायरेक्टली शक जाता है कि जो ये बैच नंबर है सब कुछ मैचिंग हो रहा है, तो ये शकुंतला ही है, जो डेड बॉडी है ये वो शकुंतला ही की है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस अभी तक सीबी टॉम के पास नहीं था जिससे कि वो साबित कर सके कि ये जो डेड बॉडी है वो शकुंतला ही की है। पुलिस वालों ने और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर दिया शकुंतला के बारे में और वो इसके लिए हॉस्पिटल जाते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर कौन मिलने आता था शकुंतला से सबसे ज़्यादा। तो एक नाम सामने आता है जो था अश्वती दामोदरन। वही एक लेडी थी जो बार बार शकुंतला से मिलने आती थी। सो आखिर कौन थी ये लेडी अश्वती दामोदरन जो बार बार शकुंतला से मिलने आती थी? क्या कोई रिश्तेदार थी या फिर कोई दोस्त थी? आखिर कौन थी अश्वती दामोदरन? क्या कारण था मिलने आने का शकुंतला से? ये आपको पता चलेगा वीडियो के पार्ट 2 में। सो गाइस थैंक यू सो मच जिसने लास्ट तक ये वीडियो को देखा है और तब तक के लिए बाय बाय टेक।